Assalamu alaikum. This is our first class for course code 6470, that is English 3 content major, which is basically related to listening skills. So our unit 1 is about listening skills, where we will discuss what listening skills are, how important they are, how they can be taught, and how they can be improved. So let's have a look at the unit. So first of all, we will look at the difference that is there between the two terms that are listening and hearing. So we have all heard the words listen to it or I am hearing something. So what is the difference between the two and what role do they play in the process of communication? So whenever there is a communication taking place, there are two roles in that communication process. One is the role of a listener and the other is the role of a speaker. यानी किसी भी कम्युनिकेशन सिचुएशन में दो रोल्स होते हैं, एक लिसनर का और दूसरा स्पीकर का. हेयर का रोल नहीं है, लिसनर का रोल है. विच मीन्स के जब भी कम्युनिकेशन होती है तो लिसनर जो है वो सुनता है और स्पीकर जो है वो बोलता है. सो लिसनिंग को हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि बोलेगा कोई तो उसको सुना ही जाएगा, लेकिन ये इतना इजी नहीं है. लिसनिंग एक ऐसी स्किल है जिसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है और ये एक ऐसी स्किल है जिसको सीखा भी जा सकता है. लेकिन इस स्किल को सीखने के लिए सबसे पहले हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि लिसनिंग और हेयरिंग में डिफरेंस क्या है. सो हेयरिंग इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ आवर 5 सेंसेस. The 5 senses that we have, the sense of seeing, the sense of feeling, the sense of taste, the sense of touch, the sense of hearing. So hearing एक सेंस है जिसके थ्रू हमारे जो ईयर्स हैं वो साउंड्स को रिसीव करते हैं और हमारा जो ब्रेन है उन वाइब्रेशंस को इंटरप्रेट करता है एज साउंड सिग्नल्स. तो चाहे वो साउंड जो है वो किसी चीज़ के टूटने की हो, चाहे वो फ़ैन की साउंड हो, चाहे वो किसी मूवमेंट की साउंड हो, चाहे वो किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड हो, वेदर उसका कोई पर्पस हो ना हो, every sound that enters into our ear, it causes vibrations in the ear and the brain receives it or interprets those vibrations as sound signals. That process is known as hearing. In other words, जब भी हम साउंड को डिटेक्ट करते हैं एज वाइब्रेशंस थ्रू द ऑर्गन ऑफ ईयर, दैट इज कॉल्ड हेयरिंग. अब जो हेयरिंग है इन वाइब्रेशंस की, जब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं एज सिग्नल्स और एज मैसेजेस कि जिन पे गौर करना है, हमने उनको इंटरप्रेट करना है कि इनका मीनिंग क्या है और उनको अंडरस्टैंड करके हमने फिर उस पर एक फीडबैक देना है, यानी एक रिस्पॉन्स देना है. सो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज लिसनिंग. सो हेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो स्लीप में भी कंटिन्यू रहता है. हेयरिंग का प्रोसेस उस वक्त भी कंटिन्यू रहता है जब हम कोई काम कर रहे हों और कोई अटेंशन भी ना दे रहे हों कि इर्द गिर्द कौन सी बातें हो रही हैं. जब हम किसी एक पर्सन की बात पे फोकस कर रहे हों तो भी जो बैकग्राउंड की जितनी भी आवाज़ें हैं हमारे कान में जाती हैं और हम उनको सुनते रहते हैं. बट जो लिसनिंग है वो सिर्फ उस वक्त होती है जब हम अटेंटिवली, कॉन्शियसली किसी चीज़ पर तवज्जो दें और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. सो लिसनिंग ओनली अकर्स व्हेन वी पे अटेंशन टू इट. So in listening, obviously, like hearing, our brain receives nerve impulses, then it deciphers it. Decipher means understand करता है, उनको interpret करता है और फिर एक feedback देता है
ब्रेन को भेजता है उस इंटरप्रिटेशन की बेस पे, और फिर उसकी बेस पे हम अपने रिस्पॉन्सेस फार्मूलेट करते हैं, अपने रिएक्शंस को डिसाइड करते हैं कि अब जो मैसेज हमने रिसीव किया है उसका हमने जवाब क्या देना है, या उसकी बेस पे हमने कैसे एक्ट करना है। तो लिसनिंग के लिए कंसंट्रेशन चाहिए कि जो साउंड है, जो हमने साउंड सुनी है, उनसे हमने क्या मीनिंग डिराइव करना है, और फिर उस मीनिंग को डिराइव करने के बाद हमने रिएक्ट कैसे करना है। तो 3 स्टेप्स, ज़्यादा 4 स्टेप्स हो गए। एक तो हेयरिंग है, फिर उस हेयरिंग पे कंसंट्रेट करना है, फिर वो जो साउंड्स हैं उनसे मीनिंग्स को डिराइव करना है, और फिर ये डिसाइड करना है कि रिएक्ट कैसे करना है, और फिर रिएक्ट भी करना है। सो लिसनिंग जो है वो एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, जिसमें एक पर्सन जो है वो सिर्फ ये सुन नहीं रहा होता कि बस सुन रहा है, आवाज़ आ रही है तो सुन रहा है। बेसिक पर्पस क्या होता है कि उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंटिन्यू रखना, उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना। सो अगर एक पर्सन जो है वो लिसनिंग ना करे तो वो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है इट कैन ब्रेक। अगर वो प्रॉपरली कंसंट्रेट करके लिसनिंग ना करे तो देयर कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और break in the process of communication. So when it comes to communication, there are 4 types of communicators. The first one is a non-listener. ये वो पर्सन है जो अपनी थॉट्स में प्रीऑक्यूपाइड होता है या किसी और काम में इतना प्रीऑक्यूपाइड होता है कि वो सुनता ही नहीं है, यानी वो टोटली डिसरिगार्ड कर रहा होता है स्पीकर को, उसका कोई वर्ड उसके ब्रेन तक नहीं पहुंचता, और वो नॉइज़ या साउंड बेशक उसके ब्रेन तक जा रही हो लेकिन वो उसको इंटरप्रेट करने के लिए या उस पर ध्यान नहीं देता, और उस तक कोई मैसेज सिरे से पहुंचता ही नहीं है। सो इस तरह के लिसनर को हम क्या कहते हैं? नॉन लिसनर। देन वी हैव पैसिव लिसनर, जो वर्ड्स को सुनता तो है लेकिन उनके मीनिंग को एब्जॉर्ब नहीं करता, और इसीलिए उसके जो आंसर्स होते हैं वो वेग आंसर्स होते हैं, वो प्रॉपर आंसर्स नहीं करता, येस नो कर देगा, कोई अधूरी सी बात कर देगा, क्योंकि उसने सुना तो है लेकिन सही तरह से नहीं सुना, पूरी तरह से इंटरप्रेट नहीं किया, पूरी तरह से फोकस नहीं किया। पहला तो वो है जो नॉन लिसनर है, जिसने सुना ही नहीं। सेकेंड वन इज़ द पैसिव लिसनर्स हु हियर्स बट इज़ नॉट एब्जॉर्बिंग। सो ये वो लिसनर्स हैं, दोज हु हियर, दे लिसन बट दे डू नॉट ग्रैस्प द फुल मीनिंग ऑफ द टॉक, और ये सिर्फ उतने पार्ट को एब्जॉर्ब करते हैं जितना उनको उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है या जितना उनको इंटरेस्टिंग लगता है, और बाकी सारे को ये डिसरिगार्ड कर देते हैं। और ये सबसे कॉमन, यू कैन से दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल, जो सबसे कॉमन है लोगों में पैसिव लिसनर्स का, कि ये सिर्फ उतना ही सुनते हैं जितना उनको इंटरेस्टिंग लगता है, और बाकी और जहाँ पे उनका इंटरेस्ट लूज़ होता है दे सीज टू लिसन, या फिर ये इंटरप्ट करना शुरू कर देते हैं और अपने आइडियाज़ प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। एंड देन वी हैव द एक्टिव लिसनर्स। ये वो लिसनर्स होते हैं विच आर द बेस्ट लिसनर्स, बिकॉज ये ना सिर्फ ये कि सुनते हैं, यानी दे नॉट ओनली हियर बट दे पे अटेंशन, they are patient, they are open minded, they are completely focused on the speaker, so they try to understand the full message and then try to provide the proper feedback to the speaker. So usually they say that only those people become good communicators who are good listeners, because obviously जब आप words और emotions की value को understand करते हैं ओनली देन यू कैन कम्युनिकेट बेटर, क्योंकि जब आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे, तभी आप प्रॉपरली उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। जो लोग अच्छे लिसनर्स होते हैं वही इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लियर मैनर में बोलना कितना इम्पोर्टेंट है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग के हर चांस को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज बीइंग एक्टिव लिसनर्स दे आर ऑलवेज अवेयर ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट हिंडर लिसनिंग, that make it difficult for people to focus on what is being said. So when they are aware, they try to avoid those pitfalls of speaking. सो जो एक्टिव लिसनर होता है उसके मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस भी कम होते हैं, मिस इंटरप्रिटेशंस के चांसेस भी कम होते हैं,
और उसके लिए ईजी होता है कि वर्ड्स के पीछे जो इमोशंस हैं उनको भी पिक करे, और सिर्फ वर्ड्स पे वो फोकस नहीं करता बल्कि वो जो इमोशंस होते हैं स्पीकर के उन पे भी फोकस करता है और उनको भी अंडरस्टैंड करके जो फुल डेप्थ होती है मैसेज की उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है. सो वी हैव नॉन लिसनर्स, then we have passive listeners, and then we have active listeners. So these were the types of listeners. So when we are going through a communication process, the first step is obviously the starting of a communication process. जब भी हम किसी communication situation में होते हैं तो जो उसका start होता है that is the most important point. अगर वो स्टार्ट ही रॉन्ग फुटिंग पे चला जाए तो पूरे का पूरा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है समटाइम्स डिरेल हो जाता है और उसको वापस ट्रैक पे लाना कंप्लीटली इम्पॉसिबल हो जाता है. तो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक अच्छे तरीके से स्टार्ट करना यानी उसे एक गुड स्टार्ट देना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो बहुत सारे लोगों को ये लगता है दैट कम्युनिकेशन इज़ ओनली टॉकिंग. सो व्हाट डू वी डू दैट वी जस्ट टॉक. हम बस बोलते हैं, हमें लगता है कि जितना हम बोलेंगे उतना ही हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. और उसको टॉकिंग में फिर हम इंटरप्ट भी करते हैं सामने वाले को, बिकॉज हमें लगता है कि कम्युनिकेट करने के लिए तो बोलना ज़रूरी है, तो अगर सिर्फ सामने वाला बोलता रहेगा तो हम तो कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे. इसलिए फिर हम इंटरप्ट करके भी ज़रूरी समझते हैं कि हम बोलें ज़रूर. हम एडवाइस करते हैं, हम रीअश्योर करते हैं, हम जज करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, आर्ग्यू करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं जस्ट बिकॉज के वी बिलीव दैट टू कम्युनिकेट मीन्स टू टॉक. लेकिन गुड कम्युनिकेशन में लिसनिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितनी के टॉकिंग. A lot of the time people just want to share their feelings. They don't need your feedback. They just want you to pay attention to them and to listen to them. And obviously if a person pays attention to other people, a person is patiently listening to them, that person is liked by everybody, and obviously you get more, you come to know people more, and there is less chance of saying something wrong if you are listening. एंड व्हाट हैपन्स इज़ कि जब भी हमारी जो एजुकेशनल सेटिंग्स होती हैं उसमें स्पीकिंग की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जैसे स्पीच और डिबेट कम्पिटिशन्स होते हैं, स्टेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन लिसनिंग की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती. क्यों? क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे हेयरिंग तो पैसिव एक्टिविटी है ना, क्लास में बच्चे बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है तो सुन ही रहे होंगे, स्पीच कंपटीशन हो रहा है तो ऑडियंस सुन ही रही होगी. बट दैट इज़ नॉट द केस. जो लिसनिंग है या जो गुड लिसनर बनना है दैट ऑल्सो नीड्स अ प्रॉपर ट्रेनिंग. क्यों? क्योंकि इट नीड्स अ प्रॉपर फोकस एंड अटेंशन, और जो प्रॉपर फोकस और अटेंशन है दैट ऑल्सो नीड्स ट्रेनिंग. सो क्या होता है कि जो 85% कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बल होती है. तो सिर्फ कानों से सुनना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि वो जो नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है उस पर फोकस करना या उसको इंटरप्रेट करना आना भी ज़रूरी है. और उसके लिए ऑब्वियसली आपको ट्रेनिंग होना या ऑब्जर्वेशन स्किल्स की डेवलपमेंट होना इज़ वेरी वेरी important. And what are the non-verbal parts of communication? The posture of a person. Like let's suppose if somebody is eager to do something, या वो हैप्पीली खुशी से आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसका बैठने का या खड़े होने का तरीका डिफरेंट होगा. That person will sit forward, that person will lean forward, or their whole body and posture will be more energetic. Then physical movements, if somebody is excited they move their hands and eyes a lot. They will be leaning here, leaning there. There will be a lot of body movement. If somebody is tired, then they will be slacking backward. They will be like leaning backward or leaning forward in a slouching posture. Why? Because they are tired or not interested. Then eye contact. If somebody is avoiding eye contact, then that means there is some problem. If somebody is making eye contact, then that means they are interested, they are trying to engage with the person with whom they are speaking or to whom they are listening to. So that means कि ये जो सारे जो नॉन वर्बल फीचर्स हैं कम्युनिकेशन के, ये भी उतना ही मीनिंग और मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं जितना कि
वर्ड्स कन्वे करते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को भी ऑब्जर्व करना और इनसे भी मीनिंग्स को और मैसेजेस को यू कैन से कि उनको भी इंटरप्रेट करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट जितना कि सुन के या बोल के मैसेजेस को कन्वे करना या उनको रिसीव करना इम्पॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वाई रिसीविंग मैसेजेस और लिसनिंग ऑल्सो नीड्स ट्रेनिंग। So when we are looking at the speaker, we are observing the speaker not just with our ears, but with our eyes. We not only the speaker feels that he or she is attended to, meaning कि उनको लगेगा कि आप उनको तवज्जो दे रहे हैं, उन पे ध्यान दे रहे हैं, आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, so they will feel good. दूसरा ये कि आप उनका कोई भी जेस्चर, कोई भी एक्सप्रेशन और कोई भी जो बॉडी मूवमेंट है उसको मिस नहीं करेंगे। तो जो भी क्यूज़ उनकी बॉडी मूवमेंट, उनकी फीचर्स या उनके एक्सप्रेशंस आपको दे रहे हैं, आप उनको मिस नहीं करेंगे एंड यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट द होल मैसेज। एंड ऑब्वियसली जब आप किसी को अटेंशन दे नहीं रहे होते तो आप प्रिटेंड भी नहीं कर सकते, स्पेशली इन फेस टू फेस कम्युनिकेशंस। अगर आप किसी को तवज्जो नहीं दे रहे होते तो सामने वाले को क्लियरली पता चल रहा होता है कि आप उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे और आपका ध्यान कहीं और है। साइकोलॉजिकली अगर आप प्रेजेंट ना हों तो फिज़िकल प्रेजेंस जो है वो फेक नहीं की जा सकती। इसलिए जब सामने वाला आपसे अपनी बात कर रहा हो तो उसको प्रॉपर अटेंशन देना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। So how can we show verbally or physically that we are paying attention? First of all, an open invitation to talk, like tell me what is happening, share with me what is the problem. So these words actually invite the other person to talk to you. Then one or two encouraging words so that the other person can continue the talk. उसको ये ना लगे कि ओके आप खामोशी से सुन रहे हैं तो शायद आप बोर हो रहे हैं। Oh, okay, then what happened? I see. Tell me more. So these little words can encourage the other person to continue talking. Then open-ended questions, like instead of asking yes or no questions, ask open-ended questions like why did it happen? How were you going to react? So that the other person can elaborate in detail. That will also give them the cue that you are interested in what they want to say. And as it is important to know when to speak, it is equally important to know when to stay silent. Silence is equally important in any communication situation. For example, if you say you look like something is bothering you, don't you want to talk about it? So if you feel that somebody is looking worried, so you will ask that person that you look worried, do you want to talk about it? But that is it. Then you have to stay silent and give that person time to think and to collect themselves and to decide whether they want to talk about it or not. Then if you keep on talking, then that person will not feel comfortable to continue. After giving the invitation, let the other person decide whether they want to continue or not. So giving invitation and then waiting for the other person's response is a common courtesy that should be given to the other person. The choice should be given to the other person, and if they don't accept that invitation, then do not try to force them. Back off and respect their privacy, because privacy is everybody's right. We shouldn't feel offended that okay, this person is not sharing things with me, I share everything with that person. Not everybody is comfortable in sharing their inner feelings with everyone. So respect their privacy, respect their feelings, invite them. If they are willing, they will share. If they are not willing, then they will choose not to. Your invitation just means that if they want, they can share their feelings with you. That is all an invitation should be. And when you are listening to somebody, do not ask a lot of questions.
यूज़ क्वेश्चंस बट स्पेरिंगली. स्पेरिंगली मीन्स कि आप कुछ कुछ क्वेश्चंस को कुछ कुछ टाइम्स पे करें. ये नहीं कि आप कंटिन्यूसली क्वेश्चंस करते जाएं, ऐसे लगने लगे कि जैसे आप उसकी इंटरोगेशन कर रहे हैं, कि वो किसी पुलिस स्टेशन में आ गया और आप बस उससे सवाल करी जा रहे हैं. सो कोशिश करें कि कम से कम क्वेश्चंस करें और ओपन एंडेड क्वेश्चन ज़्यादा हों, ताकि ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन खुद ब खुद ही ज़्यादा निकल के आए. यस नो क्वेश्चंस करेंगे तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन सामने आएगी. ओपन एंडेड क्वेश्चंस में ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ जाती है और आपको ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करने पड़ते. लाइक हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस. डिड यू कॉल द पुलिस? So it's a closed-ended question. So yes, I called the police. No, I didn't. So limited response. What did you do? Now this is an open-ended question. तो अब वो जो पर्सन है वो आपको डिटेल्ड आंसर दे सकता है, स्टेप बाय स्टेप कि उसने पहले क्या किया, फिर क्या किया, उसने ये सोचा, फिर उसने ये डिसाइड किया. तो वो पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब कर सकता है. तो आपने उसको अपॉर्चुनिटी दी है कि वो आपको जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहे वो दे और आपको ज़्यादा क्वेश्चंस भी ना करने पड़े. डू यू फील एंक्शस अबाउट द मीटिंग टुमारो? अगेन आपने उसको येस और नो के दो ही ऑप्शंस दिए हैं, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी और आपको मज़ीद क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. हाउ डू यू फील अबाउट द मीटिंग टुमारो? नाउ द पर्सन कैन गिव यू अ मोर डिटेल्ड आंसर, जिसमें आपको क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे. So open-ended questions क्या होते हैं? They are like essay questions where the speaker can talk as much as they want to clarify or to add details. But when you ask a closed-ended questions or a closed question, then it's like a true-false question where the other person will answer only in yes or no, and then they can stay silent if they want to. And then staying silent is also a powerful communication tool. Instead of asking question, if you stay silent, sometimes that makes the other person so self-conscious that they try or want to break that silence and they say something. And ultimately they end up saying more than they want to. तो अगर आपने किसी से कोई इंफॉर्मेशन निकलवानी हो तो समटाइम्स पूछने की बजाय खामोश रहना उस पर्सन को ज़्यादा फोर्स करता है कि वो आपके साथ ज़्यादा बात करे, ज़्यादा बोले, और जब सामने वाला ज़्यादा बोलता है तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज कर देता है. तो कब खामोश रहना है, कब खामोशी को यूज़ करना है. और समटाइम्स हमें ये भी लगता है कि बस खामोशी नहीं होनी चाहिए दो लोगों के दरमियान, और हर वक्त अगर दो लोग साथ में बैठे हैं तो उन्हें मुसलसल बोलते रहना चाहिए. दैट इज़ नॉट नेसेसरी. समटाइम्स लोगों को थोड़ी देर खामोश रह के बस एक दूसरे की कंपनी भी इंजॉय करनी होती है और अपनी थॉट्स को कलेक्ट भी करना होता है. तो अगर किसी कन्वर्सेशन में 1-2 मिनट की खामोशी आ गई है तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू ब्रेक इट. वेट फॉर द अदर पर्सन टू स्टार्ट टॉकिंग. Then first impressions in any communication situation are very important. Whatever first impression you make determines how the conversation will go forward or how the communication process will develop further. So whenever any communication is happening, the foundation is built on the first impression or the first contact. And listening is that foundation. And everything is built on that. If somebody is communicating with you, you listen to that person, then you interpret it and then you respond to it. So अगर आप सही तरह से सुनेंगे नहीं, properly उसको interpret नहीं करेंगे, तो वो जो first impression है, that will not be a good or पॉजिटिव इम्प्रेशन. सो जितना जो इनिशियल कॉन्टैक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है, कम्युनिकेशन जो है वो उतनी ही अच्छी होती है. सो सबसे पहले जो आपकी किसी भी इंसान के साथ कम्युनिकेशन जब फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है, समटाइम्स वो सिर्फ आई कॉन्टैक्ट भी हो सकता है कि आप किसी क्राउडेड रूम में हूँ
या किसी लॉबी में हूँ, किसी कॉरिडोर में हूँ और सबसे पहले जो आपका कांटेक्ट हो दैट कुड बी एन आई कांटेक्ट। ये भी हो सकता है कि आप किसी की हंसी की आवाज़ सुने और आप मुड़ के देखें कि हु इज़ लाफिंग, या अगर आप फ़ोन उठाएं तो सबसे पहले आप किसी की आवाज़ सुने, और इफ़ यू आर रीडिंग एन ईमेल तो जिस बंदे ने वो ईमेल लिखी है आपके साथ, आपका उसके साथ जो फर्स्ट कांटेक्ट हो वो उस ईमेल के थ्रू हो। सो दैट फर्स्ट कांटेक्ट कैन बी इन एनी फॉर्म। सो कॉन्टैक्ट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, दे कैन बी नॉन वर्बल यानी विदाउट वर्ड्स, एंड दे कैन बी वर्बल। जैसे किसी क्राउडेड रूम में आपका जो आई कांटेक्ट है दैट इज़ अ नॉन वर्बल कांटेक्ट। इफ़ यू हियर समबडीज लॉफ एंड यू टर्न अराउंड एंड लुक एट दैट पर्सन, दैट इज़ अ नॉन वर्बल कांटेक्ट। If you are reading an email, that is a verbal contact. So contacts can be verbal and non-verbal both. अब जो नॉन वर्बल कॉन्टैक्ट है किसी भी कम्युनिकेशन में वो सबसे ज़्यादा होता है, या कोई भी जो आपका कॉन्टैक्ट है किसी भी पर्सन के साथ उसमें किस चीज़ की रेशो कितनी है, और जब इम्प्रेशन बना रहे होते हैं किसी भी पर्सन का तो कौन सी चीज़ की रेशो कितनी है। तो उसमें जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स की बेस पे जो इम्प्रेशन बनता है वो 7% है, वॉइस की बेस पे जो बनता है इम्प्रेशन वो 38% है, और बाकी सारे का सारा जो इम्प्रेशन बन रहा है दैट इज़ विच इज़ 55%, दैट इज़ बेस्ड ऑन बॉडी लैंग्वेज, हाउ द अदर पर्सन इज़ ड्रेस्ड, हाउ अ पर्सन इज़ स्टैंडिंग और सिटिंग, हाउ अ पर्सन इज़ लुकिंग, the facial expression, the gestures, the speed of voice, the tone of voice, all of these things are much more important than the selection of words or what is being said. So जो body language है और जो voice है उनकी contribution किसी भी communication situation में especially when it is building impressions words की निस्बत कहीं ज़्यादा होती है। जब भी हमारा किसी भी इंसान के साथ कांटेक्ट होता है तो यूजुअली वो बॉडी लैंग्वेज से ही स्टार्ट होता है, और इसी वजह से जो हमारी 85% कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बल होती है, और जो नॉन वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो यूजुअली साइकोलॉजिकल होते हैं, और इसीलिए वो वर्ड्स की निस्बत कहीं ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और ज़्यादा पावरफुल इसलिए भी होते हैं कि यूजली, या ज़्यादा रिवीलिंग इसलिए भी होते हैं कि लोग जो हैं वो अपने वर्ड्स को लेके तो बहुत कॉन्शियस होते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है यानी हमारे एक्सप्रेशंस या हैंड मूवमेंट या खड़े होने का तरीका या बैठने का तरीका, ऑल दीज आर मोस्ट ऑफ द टाइम अनकॉन्शियस। सो दे रिवील मोर अबाउट अ पर्सन और देयर स्टेट ऑफ माइंड और देयर पर्सनैलिटी देन देयर वर्ड्स। और जो लोग हैं वो भी जो उनका जो रिएक्शन होता है वो वर्ड्स की निस्बत सामने वाले की जो बॉडी लैंग्वेज है उसके लिए ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू द वर्ड्स दैट आर बीइंग अटर्ड। सो बेसिकली जो कोई भी कम्युनिकेशन होती है तो कम्युनिकेशन का जो बेसिक पर्पस होता है दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो किसी भी कम्युनिकेशन सिचुएशन में जो मेन पर्पस होता है वो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है, और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी हमेशा इन्फॉर्मेशन ही ट्रांसफ़र कर रही होती है। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की बेस पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है एस्थेटिक, यानी खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, जिसमें आपकी ड्रेसिंग, फीचर्स, मेकअप, हेयर स्टाइल, एवरीथिंग गेट्स इंक्लूडेड। देन फिजिकल, then signs, and then symbols. So now we will have a look at their explanation. So first one is aesthetic. Aesthetic communication किसके थ्रू हो रही है? क्रिएटिव एक्सप्रेशन के थ्रू, जिसमें सारे के सारी आर्ट फॉर्म्स आ गई, जैसे म्यूज़िक, डांस, थिएटर, क्राफ्ट्स, आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सब की सब जो फॉर्म्स हैं ये कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती हैं। आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, डांसर्स, पेंटर्स, ये हमेशा कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई थीम, कुछ ना कुछ अपने आर्ट के थ्रू कन्वे करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एस्थेटिक्स। बैले, जो बैले डांस है
दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, जिसमें डांस और म्यूज़िक दोनों को कंबाइन किया जाता है. देर आर नो वर्ड्स, देर इज़ नो सॉन्ग, no word is spoken, neither in the form of a song nor in the form of dialogues. सिर्फ म्यूज़िक और डांस के थ्रू कोई ना कोई स्टोरी या कोई ना कोई मैसेज जो है वो कन्वे किया जाता है. फिर ओपरा जो है उसके अंदर भी सिर्फ परफॉर्मेंस होती है और म्यूज़िक होता है, कोई वर्ड्स नहीं होते. एंड देन फेशियल एक्सप्रेशंस, कॉस्ट्यूम्स, पोस्टर्स और जेस्चर्स होते हैं और उनके थ्रू जो मैसेज है वो कन्वे किया जाता है. सो दैट इज़ बेसिकली एस्थेटिक कम्युनिकेशन. देन कम्स द फिजिकल कम्युनिकेशन. इसमें आ जाती है पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी जो लोग आपस में पर्सनल कैपेसिटी में करते हैं, जिसमें स्माइल हो गई, फ्राउन, विंक, टच, स्मेल, सैल्यूट, जेस्चर, या जितनी भी आपकी बॉडी मूवमेंट्स हैं वो सब की सब क्या है, फिजिकल कम्युनिकेशन है. और सोशल कन्वर्सेशंस में फ़िज़िकल कम्युनिकेशन सब बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है. और ये सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं ये स्पोकन वर्ड्स के साथ दिए जाते हैं. लाइक लेट्स सपोज कि इफ़ यू गिव अ स्माइल while saying something, or if you give an angry expression while saying the same words, so जो मीनिंग कन्वे हो रहा है वो उन्हीं सेम वर्ड्स से डिफरेंट हो जाता है. अगर आप sarcastic एक्सप्रेशन के साथ सेम वर्ड्स कहें तो मीनिंग उन्हीं वर्ड्स का चेंज हो जाता है. सो जो फिजिकल कम्युनिकेशन है दैट इज़ थ्रू जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस. देन साइंस आ गए. साइंस जो है ये थोड़ी मैकेनिकल टाइप की, यानी मशीन रिलेटेड टाइप जो है कम्युनिकेशन है वो हो जाती है, जिसमें सिग्नल फ्लैग्स हो गए, लाइट्स होगी, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, एयरपोर्ट्स पे जो फ्लैग्स यूज़ किए जाते हैं एरोप्लेन्स को गाइड करने के लिए या ट्रेन्स को गाइड करने के लिए. फिर जैसे कोई नेशनल ओकेजन होता है तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ गन्स जो हैं वो चलाई जाती हैं प्रॉपर सैल्यूट देने के लिए. पर्टिकुलर एयरप्लेन फॉर्मेशंस होती हैं नेशनल डेज़ के ऊपर जिसमें वो उड़ाए जाते हैं. पर्टिकुलर कलर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे जो नेशनल जो पीस का कलर है वो वाइट है. ओलंपिक्स के जो 5 कलर्स की जो रिंग्स हैं उनका अपना एक अपनी एक सिंबॉलिक वैल्यू है, अपना एक साइन है. फिर हॉर्न्स हैं, सायरन्स हैं. एम्बुलेंस का जो सायरन है उसकी अपनी एक कम्युनिकेशनल मैसेज होता है. व्हेन द सायरन इज़ टर्न्ड ऑन सो एवरीबडी नोज कि अब जो एम्बुलेंस है वो कोई एमरजेंसी केस लेके जा रही है, सो दे शुड गिव वे टू द एम्बुलेंस. इसी तरह से पुलिस व्हीकल का अगर सायरन टर्न ऑन हो सो पीपल नो कि पुलिस व्हीकल जो है वो किसी क्रिमिनल को फॉलो का पीछा कर रही है, कोई क्राइम रोकने जा रही है, सो दे शुड गिव वे टू द पुलिस व्हीकल. सो ये जो सारे साइंस हैं मैकेनिकल साइंस, दे आर ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेट समथिंग. फिर सिम्बल्स हैं. सिम्बल्स भी कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, जैसे रिलीजन के अपने सिम्बल्स होते हैं. इसी तरह से पर्सनल स्टेटस के भी सिम्बल्स होते हैं. सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने के लिए भी सिम्बल्स यूज़ होते हैं. जैसे मिलिट्री में जो डिफरेंट बैजेस होते हैं, डिफरेंट स्टार्स लगाए जाते हैं, डिफरेंट रिबन्स लगाए जाते हैं, दे आर सिम्बल्स ऑफ स्टेटस. इसी तरह से जो रिलीजियस सिम्बल्स होते हैं, जैसे पर्टिकुलर जो सिख हैं दे वेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टर्बन. देन जो मुस्लिम्स हैं दे वेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैप, जूस वेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैप. तो ये सारे क्या हैं, रिलीजियस सिम्बल्स एंड ऑब्वियसली उनका अपना एक मैसेज या मीनिंग है. फिर ज्वेलरी भी है, जैसे जो वेडिंग रिंग्स होती हैं, किस फिंगर में किसने रिंग पहनी है उसी से ही पता चल जाता है वेदर दैट पर्सन इज़ मैरिड और सिंगल. फिर जो कार्स हैं दे आर ऑल्सो सिम्बल्स ऑफ स्टेटस. जिसके पास जितनी एक्सपेंसिव कार होती है ऑटोमेटिकली पीपल रियलाइज़ कि इसका स्टेटस जो है वो हायर है, फाइनेंशियल स्टेटस और सोशल स्टेटस. फिर क्लॉथिंग, जो रिलीजियस पर्सन्स होते हैं उनकी क्लॉथिंग डिफरेंट होती है. जैसे वेटिकन चर्च के जो प्रीस्ट्स होते हैं उनके अपने एक प्रॉपर डिफरेंट स्टाइलिंग ऑफ ड्रेसिंग होती है. सो ये सब चीज़ें जो हैं ये सोशल स्टेटस को, फाइनेंशियल मीन्स को, इन्फ्लुएंस को या रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं. जब वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं तो वो एक प्रॉपर मीनिंग कम्युनिकेट करती हैं. सो दैट इज़ बेसिकली अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कम्युनिकेशन है दैट इज़ फिजिकल कम्युनिकेशन. एंड any person who is aware of another person's non-verbal cues understands that person better. और
इसीलिए जो लोग एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज होते हैं, जैसे सिबलिंग्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, क्लोज फ्रेंड्स, वो हमेशा एक दूसरे के नॉन वर्बल क्यूज़ को दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। और जैसे फिर लोग कहते हैं कि ये तो एक दूसरे के इशारे भी समझ लेते हैं। सो वाई डू दे अंडरस्टैंड दोज? बिकॉज दे आर बेटर एट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स फिजिकल cues or physical communication. Even the way one is standing, the position of a person in a group, like if two people are related with each other, especially let's suppose if we are talking about a Muslim community, if a male and female are related to each other like brother and sister, if they are standing in a group, they will stand close to each other. If they are not blood related and they are standing in a group, there will be some distance between them, a physical distance. So ये जो physical distance उन्होंने एक दूसरे के दरमियान रखी है खड़े होते हुए, या ख्याल रखा है कि वो distance रहे, that is basically communicating their status that they are not related by blood. So ये जो physical communication है, that is also communicating a message. सो ये इसको भी हम बेसिकली कम्युनिकेशन ही कंसिडर करते हैं. और ये जो फिज़िकल डिस्टेंस का या जो फिज़िकल कम्युनिकेशन है, ये कल्चर टू कल्चर वेरी भी करती है. जैसे अगर वेस्टर्न कल्चर में एक मेल एंड फीमेल आर स्टैंडिंग क्लोज, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि वो बाय ब्लड रिलेटेड हैं एक दूसरे से. बट इफ़ इन मुस्लिम कल्चर अ मेल एंड फीमेल एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज खड़े होंगे, तो यू विल थिंक ईदर दे आर हस्बैंड एंड वाइफ और दे आर ब्लड रिलेटेड विद ईच अदर. सो ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये भी कल्चर टू कल्चर वेरी करेगी. और इसी तरह से जो सिग्नल की इंटेंसिटी है, वो भी कल्चर टू कल्चर वेरी करती है. फेस टू फेस पोस्चर कंपटीशन भी शो करता है. जैसे अगर दो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हों या एक दूसरे को अपना एग्रेशन दिखाना चाह रहे हों, तो वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं. दे कम, कहते हैं ना, इनटू द फेस, तो वो बिल्कुल एक दूसरे के फेस में आ जाते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग फिजिकली. इसी तरह से किसी के आगे झुकना, टू बोर्ड इन फ्रंट ऑफ समवन, तो ऑल दीज आर बेसिकली कम्युनिकेटिंग different types of messages. So if you are folding your arms, if you are slouching, if you are crossing your legs, standing, sitting, whatever your posture is, that can communicate attraction, intimacy, whether you are close to somebody, whether you want to show aggression, whether you want to show closeness, whether you want to show whether you want to show support, whether you want to show distance. If you are patting somebody's back, that shows that you are encouraging someone. If you are hugging, that shows closeness and affection. If you are pushing somebody away, that shows that you are basically angry at someone. So all these are basically non-verbal ways of communicating your messages. So eye contact is very very important in communicating non-verbally. कोई भी जो पर्सन है, आप उसके इमोशंस उसकी आइज़ के थ्रू पढ़ सकते हैं. और अगर आप आई कॉन्टैक्ट, इफ़ यू आर नॉट मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट, so the other person will feel either neglected or they will feel that you are not comfortable in their presence or you are nervous. So either way, it is not a good way to not to make eye contact. So जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो किस वे में कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती है, या सामने वाले को क्या क्या मैसेज कन्वे कर सकती है. सो अब वर्बली कुछ भी कह रहे हूँ, यानी आपके वर्ड्स कुछ भी कह रहे हूँ, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज या जो आपके नॉन वर्बल क्यूज़ हैं, वो अगर उसके साथ इक्वली कम्युनिकेट ना कर रहे हूँ, तो योर वर्ड्स विल नॉट बी एबल टू कन्वे द मैसेज दैट यू वांट देम टू कन्वे. सो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके जो वर्बल मैसेज हैं, उनका एक दूसरे के साथ मैच करना ज़रूरी है. और अगर आपके वर्ड्स के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच करती हो, तो यू कैन सेंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. सो द टोन ऑफ वॉइस, पिच, वॉल्यूम, क्वालिटी, स्पीड, all of them affect what you say. So what can your body language do in the communication of a verbal message?
It can repeat the message your words are saying. It can contradict what your words are saying. It can substitute for your verbal message, like instead of saying yes, you can just nod. Instead of saying no, you can just shake your hand. Instead of questioning somebody, you with, like, instead of saying what, you can just raise your eyebrows. Add to the meaning of your message. Accent or make the message stronger, like pounding your fist on the table. Like if you want to emphasize your message, especially when people are making a speech, so when they want to emphasize a point or they want to add emotion to their point, they just pound their fist on the table or on the rostrum. Every relationship, whether it is personal, whether it is professional, it depends on the non-verbal communication. If you want to make your relationship strong and lasting, then we not only have to focus on our own ways of communicating non-verbally, but we also have to focus on other people's ways of communicating non-verbally and understanding it. Only then can we improve and handle our relationships properly. If one party is receiving mixed signals, like a person is saying something but their body language and non-verbal signals are saying something else, then it becomes difficult to trust the other person. It creates a breach of trust. It can make the other person feel confused. So that basically creates it or makes it difficult for a relationship to flourish or to become stable. But if verbal and non-verbal signals coincide with each other, if they match each other, then that creates trust, that removes confusions, that avoids misunderstandings, and that basically ensures that people will be able to trust each other, and that will enhance or that will make their relationship stronger. All right, so that was all about non-verbal contact. I hope that is clear. If there is any point that is confusing, you can ask about it in the comments. Then the next point is verbal contact, the contact that we make with the help of words. And the word verbal comes from the Latin word that is verbum, that basically means words or with words. And the word communication also comes from the Latin word that is communicate. So basically, verbal communication means sharing things by means of words. So whenever we are sharing things with the help of words, that means verbal communication. So whatever is shared can be different. It can be information, it can be feelings, it can be thoughts, support, memories, anything. But whenever something is shared and your means of sharing is words, it is verbal communication. So and words have always been used as, or for a long period of time, words have been used as carriers of meaning. And there are lots and lots of languages, some dead languages, some are still living languages that we use for communication. But if we are using words in any language, basically the communication style is verbal communication, no matter what the language is. Sometimes verbal communication is contrasted with written communication, but when it comes down to it, basically verbal communication and written communication is also verbal communication, because both in speaking and in writing we are using words. So but sometimes people say that verbal communication is basically only speaking, but in written communication we are also using words. So for all intents and purposes, verbal communication is both speaking and writing.
And then also verbal communication is a type of communication that takes place between several people. Like at one point in time, multiple people can communicate with each other. So we can communicate with one person at a time, or we can communicate with thousands of people at one time by using words. And we can also communicate just with our own selves by using words. So what is the importance of verbal communication? First of all, the first important aspect of verbal communication is that we share information with the help of verbal communication. But whenever we have some useful or important information, we need words to communicate it. Then when we need help, when we need support, we use words to ask for that help and that support. So whenever we have some problems, we ask for help, and that is the first step of solving them. Then making friends, we communicate with people, and that is the first step where friendships start. Then whenever we want to express our creativity, whether it's in the form of a song, in the form of a poem, in the form of a drama, in the form of a novel, in the form of any creative thing, we need words. And so there are all the forms of creativity that need word, that need whenever our imagination needs words to express itself, and we want to convey that imagination to other people, we use words to do that. Then when we want to share our emotions, whenever we are feeling sad or happy or exuberant or angry or whatever other emotion we are feeling, and we want to convey it to others, we again use words to do so. Then what type of verbal communication is there? First of all, when we talk to other people face to face, that type of communication includes non-verbal communication as well. Like it is combined with gestures, facial expressions, tone of voice, and basically it is a full communication package. The environment, the setting, everything is included in this type of communication, verbal, non-verbal, everything. Then when you are communicating on the phone, obviously the visual aspect is missing, but the tone, the pitch, that is still there. Then video chat services again give you a lot of the aspects of face to face communication, combined with the ability to communicate with people who are in the distant places. Then writing a letter, then again, or when you are sending the word messages or emails, then again there you don't have those non-verbal communication means that are gestures or facial expressions or tone, but you have the words to communicate or convey your messages. So these are the types of verbal communication: speaking face to face, speaking on the phone, video chat services, and writing a letter. Then giving a lecture, like I am giving a lecture, or in any university or in a college, online or any platform, if a teacher is giving a lecture, or if any professor is giving a lecture, that is also a type of verbal communication. Making announcements, whether it is at an airport, at a railway station, in a shopping mall, anywhere, if some announcement is made, that is also a verbal communication. Then leaving a voicemail, that is also a verbal communication. When you are leaving a voice message, voice note, voicemail, that is also a way of doing verbal communication. So these were the types. Now we will have a look at how you can start verbal contact. Like whenever you are going to start a verbal communication,
फर्स्ट वी हैड अ लुक एट हाउ टू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन, कि एक अच्छे नोट पे या फर्स्ट इम्प्रेशन को कैसे क्रिएट करें. अब वो जो फर्स्ट इम्प्रेशन है उसमें वर्बल फर्स्ट इम्प्रेशन भी इंक्लूडेड है, कि आप जब किसी के साथ अपनी कन्वर्सेशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने लगें, यानी कहीं भी आप किसी इंसान से या किसी गैदरिंग से या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल से फर्स्ट टाइम मिल रहे हों, तो आप अपनी कम्युनिकेशन जो है वो फर्स्ट टाइम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वे इज़ टू मेक अ शॉर्ट एड्रेस, कि एक छोटी सी आप तकरीर कर दें कि हाय माय नेम इज़ दिस एंड आई एम हियर फॉर दिस पर्पस एंड ऑल दैट, अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ. देन यूजिंग अ ग्रीटिंग, कि ग्रीट करें कि हेलो हाउ आर यू, एंड देन यू कैन आस्क देम टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स. Then you can introduce yourself and ask them to introduce themselves using small talk, like talking about weather, road conditions, or generally about the setting where you are, or any other topic that is of common interest. Then what is the purpose of using these methods, like short address, greeting, introduction, or small talk? What is the purpose? What will they achieve? First of all, they will gain you the attention of the people to whom you want to start your communication. Then they will give you and your audience, or the people to whom you want to communicate, some time to collect their thoughts and feel comfortable. Like if you directly barge into the thing or point that you want to communicate, that they will not get the time to collect themselves. So give them some time to feel comfortable. They will also create a proper atmosphere for good communication. थोड़े से comfortable हो जाएंगे लोग, attentive हो जाएंगे, उनकी attention आपकी तरफ हो जाएगी, तो एक proper environment बन जाएगी, atmosphere बन जाएगी एक अच्छी communication के लिए. They will be relatively positively inclined towards you. तो जो पॉजिटिव इंक्लिनेशन है वो क्रिएट करना किसी भी कम्युनिकेशन सिचुएशन में इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. देन इफ लेट्स सपोज इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स. वो तो पहला तो ये था ना कि आप प्रिलिमिनरी था कन्वर्सेशन से, अब आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो जब आप किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हों तो इट्स बेटर कि आप जो दूसरा पर्सन है उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल कर दें, ताकि वो, ज़ाहिरी बात है अगर वो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा है या आप उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो देयर इज़ अ रिलेटिव अनईज, अ रिलेटिव यू कैन से डिस्कम्फर्ट जो होती है हमेशा दो स्ट्रेंजर्स के दरमियान. तो कन्वर्सेशन स्टार्टर्स जो होते हैं ना, उनसे थोड़ी सी ये चीज़ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, एक थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाती है. तो इस तरह के सेंटेंसेस जो थोड़ा सा इनकरेज करते हैं, जो सपोर्ट को एक्सप्रेस करते हैं या इंटरेस्ट को, या थोड़े से जो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो ईजी बना देते हैं लोगों का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना या कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करना. लाइक आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, यानी कोई भी चीज़ जो कोई भी थिंग जो उस वक्त वहाँ पे हो रही हो, कुड यू एक्सप्लेन दिस टू मी, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, कुड यू टेल मी मोर. तो इस तरह की जो बातें होती हैं, इस तरह के सेंटेंसेस वो थोड़ा सा इजी कर देते हैं किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना. वो जो ब्रेकिंग द आइस है, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन स्टार्टिंग कन्वर्सेशन विद एनी वन फॉर द फर्स्ट टाइम. अब कन्वर्सेशन स्टार्टर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले को फोर्स करें कि वो आपसे लाजमी बात करें. इसका मतलब सिर्फ ये होता है, जैसे हमने पहले भी कहा था कि जब आप किसी से ये कहते हैं कि यू लुक डिस्टर्ब्ड, व्हाट इज़ द मैटर, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले पे पाबंदी है कि वो लाजमी आपको अपना मसला बताए. इसी तरह से कन्वर्सेशन स्टार्टर का भी मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाला बाउंड है कि वो आपसे ज़रूर बात करे, और अगर ना करे तो वो रूड है. इट्स जस्ट एन इन्विटेशन कि अगर सामने वाला चाहे तो आप अवेलेबल हैं, वो आपसे बात कर सकता है. अगर ना करना चाहे तो ये भी उसकी मर्ज़ी है.
अंडर प्रेशर अगर आप किसी को फील कराएंगे कि अब उसने लाजमी आपसे बात ही करनी है, तो वो कभी भी अच्छा फील नहीं करेगा, और इन फ्यूचर वो आपको हमेशा किसी भी जगह अगर आपका उसके साथ सामना होगा तो वो आपको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, एंड इट विल नेवर क्रिएट अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। और सबसे कॉमन मिस्टेक ही यही है कि पीपल ट्राई टू मूव टू क्विकली, और वो सामने वाले पे प्रेशर डाल देते हैं, और इस वजह से वो जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें वो जो फर्स्ट इम्प्रेशन की जो स्टेज है दैट गोज हे वायर। अब गुड कॉन्टैक्ट को इस्टेब्लिश करने के प्रिंसिपल्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई कॉन्टैक्ट। आप सामने वाले के लिए की तरफ देख ही नहीं रहे तो गुड कॉन्टैक्ट स्टार्ट ही कैसे होगा? लुक अटेंटिव, थोड़ा सा उसकी तरफ झुक जाएं, थोड़ा ओपन नज़र आएं, इंटरेस्टेड नज़र आएं। कीप अ प्रॉपर डिस्टेंस, ना तो इतने दूर हों कि लगे कि बहुत ही दूर है, ना इतने क्लोज हों कि सामने वाले को लगे कि आप उसकी पर्सनल स्पेस में घुस गए हैं। मैच द अदर पर्सनस रिदम ऑफ स्पीच एंड जेस्चर्स, लेकिन ये भी नहीं कि आप अपनी नेचुरल स्पीड ही छोड़ दें। बी नेचुरल, अपनी वॉइस का वॉल्यूम कंट्रोल करें, ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही इतना हल्का हो कि सामने वाले को सुनने में प्रॉब्लम हो। फिर अप्रोप्रिएट इंटोनेशन चूज़ करें। अगर कोई बिजनेस कम्युनिकेशन है तो बिजनेस लाइक होनी चाहिए। अगर वॉइस जो है वो प्रैक्टिकल और वार्म भी होनी चाहिए, वॉइस में स्माइल होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी फ्रेंडली ना हो। यूजली जो स्ट्रेंजर्स के साथ हमारे कम्युनिकेशंस होती हैं, या जिन सिचुएशंस में हमें लाजमी स्ट्रेंजर्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है, वो वर्क रिलेटेड सिचुएशंस ही होती हैं, जैसे जॉब इंटरव्यूज़ हो गए, या किसी कॉन्फ्रेंस में किसी के साथ मिलना हो, या किसी बिजनेस प्रपोजल या बिजनेस मीटिंग के लिए मिलना हो। ऐसी सिचुएशंस में ही हमें स्ट्रेंजर्स के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है, या हम कहीं ट्रैवल कर रहे हूँ या किसी होटल में स्टे कर रहे हूँ, ऐसी जगहों पे ही हमें स्ट्रेंजर्स के साथ लाजमी कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे जो आपकी टोन होती है वो बिजनेस लाइक, प्रैक्टिकल, वार्म और विद अ स्माइल होनी चाहिए। फिर जो डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स होते हैं उनको रिमूव करें, तब भी सामने वाले को लगता है कि हाँ अब आप उसे पूरी तवज्जो दे रहे हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, अगर आप पेपर्स को आगे पीछे देख रहे हैं तो उनको साइड पे रख दें, ताकि सामने वाले को लगे कि आप उसकी बात को पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं। और अगर आप किसी मीटिंग में हूँ, किसी जैसे अगर कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो अगर आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे तो दैट विल गिव अ क्लियर इंडिकेशन कि आप स्पीकर के ऊपर पूरा पूरा फोकस कर रहे हैं, एंड इट विल गिव द स्पीकर दिस फीलिंग दैट यू आर पेइंग full attention to them. So that was our unit 1. I hope it is clear. If there is any question or confusion, you can ask and we will discuss it. So these are the exercise question. Question number 1 is what is listening? Here you have to provide a definition and some examples. Then what is the difference between listening and hearing? Again, first define the two terms and then provide their differences with examples. What is the role of verbal communication in listening skills? First define listening skills if it is a long question. If it is a short question, focus only on the role of verbal communication in listening skills. If it is a long question, first define listening skills, then define verbal communication and discuss its role in listening skills one by one with examples, of course. What is non-verbal communication in listening skills? Again, the same formula as I told you in about question 3. Then question 5, briefly enumerate the principles of good contact. So again, each principle, and then if it is a long question, give a few more details or a bit of examples and explanation. If it's a short question, then mention only the principles. What is the first impression and how it can help listening? First impression, first contact are the same thing. If it is a short question, stay brief. It is a long question, first define the first impression, then each point describe it with one example each, so that you could cover enough material that it would justify the marks assigned to that question. So that was our unit 1. Tomorrow, inshallah, in the next class, inshallah, we will discuss unit 2, that is supporting and encouraging
listening. See you next week inshallah. Allah Hafiz.